हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम एक ऐसे विश्वविद्यालय की चर्चा करेंगे जो विश्व के पहले विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। भारतीय संस्कृति का यह विश्वविद्यालय प्रतीक रहा है, जिसे तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वैदिक काल से बौद्ध काल तक के समय में यह शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा है, लेकिन भारत विभाजन के पश्चात वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। चलिए अब जान लेते हैं कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किस तरह की हुई। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित एक पौराणिक महाकथा जुड़ी हुई है कि भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर तक्ष नगर की स्थापना की थी। भरत ही तक्ष नगर के पहले शासक थे। तक्ष नगर का जो वर्णन मिलता है वो वाल्मीकि रामायण में मिलता है। इसके पश्चात इसी नगर के नाम पर तक्षशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 700 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व हुई थी। प्राचीन भारत के गांधार जनपद की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो हमारा भारत विभाजन के समय तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया था। तो अब देख लेते हैं कि वर्तमान स्थिति उसकी उस समय कहाँ पर है, पाकिस्तान में भी कहाँ पर है। वर्तमान में तक्षशिला पश्चिमी पाकिस्तान की राजधानी रावलपिंडी से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और जो इस समय रावलपिंडी से 18 मील भी कह सकते हैं और 35 किलोमीटर दूर मान सकते हैं। अब देख लेते हैं कि जो हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय की इमारत थी उसकी क्या स्थिति थी। तो हम लोग जानते हैं कि तक्षशिला वैदिक काल में वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। शुरुआत में तक्षशिला केवल विदर के रूप में निर्मित था, अर्थात पहले ये केवल एक मंजिल का था। बाद में इसमें कई मंजिलों का निर्माण हुआ। इसमें बड़े बड़े शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, वाचनालय के साथ साथ भोजन तथा छात्रावास की भी व्यवस्था की गई। अब देख लेते हैं कि जो हमारे तक्षशिला विश्वविद्यालय के कुलपति थे उनका निर्धारण किस तरह से किया जाता था। तो इस विश्वविद्यालय का एक जो कुलपति होता था वो एक भिक्षु होता था जो अपने पद का निर्वहन करता था, तथा उसके ही आदेशों के अनुसार सभी समितियों का गठन किया जाता था। समितियों की बात हुई तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये बौद्धकालीन शिक्षा की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो कुलपति हैं वो भिक्षु हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि समितियों से संबंधित है कि वहाँ की जो समितियाँ होती हैं, बौद्ध संगीतियाँ होती हैं, वो इससे संबंधित है। और विद्यालय की देखरेख और विभिन्न कार्यों का संपादन एवं उत्तरदायित्व सब उन्हीं के हाथों में होता था। अब बात कर लेते हैं कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया थी, प्रवेश प्रक्रिया थी, वो किस तरह की थी। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश की न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई थी। इन विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का सामना करना पड़ता था, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था। प्रवेश परीक्षा में सफल होने जो सफल होते थे विद्यार्थी, उनको ही केवल इसमें प्रवेश दिया जाता था। प्रवेश शुल्क की बात की जाए तो प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र को 1000 मुद्राएं शुल्क के रूप में देनी पड़ती थी। जो एक साथ सारी मुद्राएं नहीं दे पाते थे वो अपनी सुविधा अनुसार उन्हें दे सकते थे, इंस्टॉलमेंट में उन्हें दे सकते थे। और जो शुल्क नहीं दे सकते थे वे विश्वविद्यालय की सेवा कार्य में सहयोग देते थे। जो व्यक्ति मतलब जो भी स्टूडेंट गरीब होते थे वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, तो उनका काम था कि विश्वविद्यालय के सभी कार्यों में वो सहयोग करें, उनका शुल्क जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि जो हमारे तक्षशिला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम थे वो किस तरह के थे। तो ये जान लेते हैं कि हमारे जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसका ज़्यादा अधिकार तक्षशिला पर रहा है। तो बौद्धकालीन जो शिक्षा थी वो दो भागों में टूटती है, पहली है प्राथमिक शिक्षा, दूसरी है उच्च शिक्षा। तो इसमें क्या था कि संस्कृत पाली भाषा का प्रयोग करते थे और संस्कृत भाषा का करते थे, क्योंकि हम लोगों ने बौद्ध धर्म में जो पढ़ा हुआ है पहले, तो उसमें ये देखा हुआ है कि जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में टूट गया था, हीनयान और महायान। तो जो हीनयान था उनकी जो भाषा थी वो पाली थी,
और जो महायान था उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। तो उसी अनुसार इनका पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता था कि वैदिक एवं बौद्ध धर्म के साथ साथ संस्कृत पाली भाषा और वैदिक बौद्ध साहित्य व्याकरण दर्शन शिक्षा अर्थशास्त्र आदि के पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता था। अब देख लेते हैं कि जो हमारे तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने भारत के गौरव को बढ़ाया है उसमें कौन कौन आते हैं। तो यहाँ से पढ़ने वाले जो मुख्य हमारे आचार्य चाणक्य थे, आचार्य जीवक थे, चंद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त थे, चिकित्सक जिनका नाम आता है चरक और सुषुप्त का, वो भी यहीं से पढ़े हुए थे। अब देख लेते हैं कि अध्यापक शिक्षण व्यवस्था किस तरह की थी। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक पद पर प्रकांड विद्वानों में भिक्षु को नियुक्त किया जाता था जो हजारों छात्रों को एक साथ पढ़ाते थे। पढ़ाने के बाद उनका मूल्यांकन करने के लिए वो उनकी परीक्षा लेते थे। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बालकों को सहारा जाता था और प्रमाण पत्र दिया जाता था। तो ये एक छोटा सा कंटेंट हो गया हमारा तक्षशिला के बारे में। अब इसका जो कुछ विशेष तत्व है जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि हम लोग सभी जानते हैं कि ये संसार का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। ये लगभग 1000 वर्षों तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी रहा है। 5वीं शताब्दी में हुणों के आक्रमण से ये नष्ट हो गया। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछा गया है पिछले पेपर्स में कि तक्षशिला को नष्ट करने में किनका हाथ रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हुणों के आक्रमण के कारण ये नष्ट कर दिया गया था। वर्तमान में यूनेस्को ने इसे अंतर्राष्ट्रीय धरोहर के रूप में माना हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हमने तक्षशिला के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना है और इसी तरह आप भी तक्षशिला के बारे में और डिटेल्स कलेक्ट कर लीजिए और उनका अध्ययन करते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।